अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर। शफीक अवान, खालिद क़यूम और सलमान आबिद के साथ मैं हूँ इसाराना खबर की खबर लेके अखबारात का एक जायज़ा लेते हैं कि अखबारात ने किस तरह कौमी इशूज़ को देखा, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। पार्लिमानी महाज पर हुकूमत की कामयाब पॉलिसी, जबकि नून लीग की सड़क बनाओ माल कमाओ के मंतक से मुताल्लिक वजीर आजम इमरान खान का बयान आज की तमाम कौमी अखबारात में फ्रंट पेज पर शाया है। रोजनामा जंग ने पार्लियामेंट से हुकूमती तहरीक की मंजूरी को नुमाया जगह दी। वोटिंग मशीन फैसला पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास करेगा। कौमी असम्बली में तहरीक मंजूर। रोजनामा नवाए वक्त ने वजीर आजम के बयान की सुर्खी लगाई है। साबिक दौर महंगी सड़कें, FIA तहकीकात करेगी। इमरान खान, वजीर आजम इमरान खान के इसी बयान की रोजनामा दुनिया ने कुछ इस तरह एंगलिंग की। महंगी सड़कें, नून लीग ने करप्शन की। हम वही काम 20 करोड़ रुपए की कम लागत से कर रहे हैं। तहकीकात कौम के सामने लाएंगे, किसी सबूत की भी जरूरत नहीं। इमरान खान, अमरीकी सेनेट में अफगानिस्तान से मुतालिक बिल पर पाकिस्तान का रद्द अमल। रोजनामा एक्सप्रेस की सुर्खी है, पाबंदियों के अमरीकी बिल में हमारा जिक्र बिला जवाज पाकिस्तान। और रोजनामा पाकिस्तान ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की NCA रिपोर्ट से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस पर वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन के रद्द अमल को लीड स्टोरी के तौर पर छापा है। अंग्रेजी अखबारात में द न्यूज की टॉप स्टोरी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मुतालिक है। पार्लियामेंट्स ज्वाइंट सेशन विल डिसाइड अबाउट EVMs। डॉन अखबार ने भी इसी इशू को मेन स्टोरी के तौर पर लिया है। कंट्रोवर्शियल पोल रिफॉर्म्स बिल सेंट टू ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। नून लीग की करप्शन पर तहकीकात से मुतालिक वजीर आजम का बयान द नेशन की लीड स्टोरी है। PM says FIA to probe PML and corruption in road projects। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने अमरीकी पाबंदियों के बिल पर पाकिस्तान की रिएक्शन को फ्रंट पेज पर नुमाया जगह दी। पाकिस्तान कॉल्स US सेनेट बिल अनवारंटेड। और डेली टाइम्स ने भी इसी इशू को कुछ इस तरह से हाईलाइट किया है। पाकिस्तान टर्म्स US सेनेट बिल अनकॉल्ड फॉर। जी, ये था जायज़ा अखबारात का। और अब जायज़ा लेते हैं हम खबर की खबर का कि आज हमारा रन डाउन क्या है, वो आपसे शेयर करता हूँ। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मखसूस सहाफ़ियों के सवालात, इंतखाबी इस्लाहात पर कानून साजी के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला, मोदी का दौरा अमरीका और भारतीय मीडिया की जालसाजी। आज खबर की खबर में हम दी न्यूज़, द ट्रिब्यून और डॉन का इदारिया है अमरीकी सेनेट बिल के हवाले से वो डिस्कस करेंगे। और रोज़नामा नई बात में अताउर रहमान साहब का कालम है मज़ाहमत या मुफाहमत, शराइत वही, इस पे बात करेंगे। और टॉप ट्रेंड मोदी इन अमेरिका, इस पे गुफ्तगू होगी। शफीक साहब अस्सलाम वालेकुम। सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम। शफीक साहब, ये कल शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आप तो बड़े दावे करते थे, मुझे जनाब अली ब्रेक में कहते थे शहबाज शरीफ साहब से मेरे ताल्लुकात ये वो, आप तो बुलाए ही नहीं, आप तो गए नहीं। देखिए, जब से मियाँ नवाज शरीफ थे ना अपना ये ज़्यादा दौर में क्या कहते हैं मिस्टर फाइनेंस, तब से मैं उन्हें कवर कर रहा हूँ। लेकिन मैं वाहिद रिपोर्टर था जो उनके बीट में हो के भी उनको क्रिटिसाइज करता था। अच्छा। और ये बात बहुत चुभती थी उनको। मेरे पे फिर अपना एंटी टेररिस्ट एक्ट का केस ही बना, मेरे और 3 लोग और जो डी न्यूज़ के थे। अब होता ये है कि उसमें उसी क्यों हमने तो सवाल करना जो हमने आपसे सीखा हो, क्यों जही साहब, जो हमने आपसे सीखा सवाल तो हमने मेरे पे करने, हमने लिहाज नहीं करना। बीट और है और जर्नलिज्म और है। ये जो कहते हैं ना आपसे सीखा, नतीजा हुआ कि इसे भी नहीं बुलाते, मुझे भी नहीं बुलाते। अच्छा, तो वो ना एक पीछे मुझे एक बुलाया था, मैंने वो एक सवाल कर लिया, उस पर जनाब मेरे दरवाजे बंद हो गए। जो आपने मखसूस साफियों का है ना, देखिए इसमें बीट रिपोर्टर की तो मजबूरी होती है, उसने जाना होता है, नहीं जाना है क्योंकि उसने कवर। फिर जो एक बुलाते हैं 5-6 जिसमें एंकर गए हुए थे, उनको इसलिए बुलाते हैं कि फिर होता है कि सवाल ये आपने करना है सलमान साहब जी, अपना राना साहब आपने करना, खालिद साहब आपने करना। अच्छा, यानी ये पहले से तय कर देते हैं कि आप करते हैं। वो जो मखसूस सवाल होते हैं ना जिस पे आपकी खबर बननी होती है, यार रिपोर्टरों को वो स्नब करते हैं। आपने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा होगा, 3-4 रिपोर्टर ने बड़े अच्छे सवाल किए, लेकिन उनको जवाब नहीं दिया उन्होंने। और जवाब किनको दिया? वो जो उनको चूजन थे। अब उसमें देखे ना, ठीक है एंकर को जाना चाहिए, हमें नहीं बुलाया। और लेकिन ये है कि शहबाज शरीफ साहब, ये मेरी इत्तला के मुताबिक ये लिस्ट आपने फाइनल की है। और अगर अब जब तक आज़ाद मीडिया को आप ना बुलाएंगे और पिक एंड चूज करेंगे तो फिर यही हाल होगा। फिर हम आपको क्रिटिसाइज करेंगे, हमारा क्रिटिसाइज करना हक बनता है, क्योंकि हमें 30-35 साल इसमें हो गए हैं। अगर आप मखसूस सवालात और फिर ये चिट्टे और ये और वो चलेगा तो फिर शहबाज शरीफ साहब आप पे क्रिटिसिज्म होगा
और ये लिस्ट मुझे पता चला कि आपने बनाई है। मैंने आपकी पार्टी से पता किया कि भाई हम भी तो प्रोग्राम करते हैं, तो हमारा इतना पुराना ताल्लुक है आपसे, हम चले पीटीवी को ना बुलाएं। आप देखें हम आप किन किन को बुलाया हुआ था क्या उसमें देखें, बीट रिपोर्टर तो गए थे जी, उसमें जनाब इफ्तिखार साहब थे, सलमान गनी थे, और फिर अपना बिनिश थी, और एक और एंकर हैं जो GNN की शाजिया, अपने मंसूर अली खान थे। अब देखें रात मंसूर अली खान प्रोग्राम कर रहे थे और जो PTI की अपना एक नुमाइंदा बैठी हुई थी उसकी वो बात ही नहीं सुन रहे थे, उन्होंने वहीं रखा। बिल्कुल नहीं भाई शहबाज शरीफ जो कहा ठीक है भाई, आप दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू सुने ना, ठीक है हमारे दोस्त हैं, हमें इनसे कोई गिला नहीं, लेकिन मसला कि मीडिया आप बात करते हैं मीडिया आज़ाद नहीं है, मीडिया की आज़ादी के लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन बुलाते हैं आप शहबाज शरीफ साहब, उनको खास लोगों को बुलाते हैं आप। सलमान, ये मेरा आपसे गिला है और रहेगा। सलमान जैसे शफीक साहब बता रहे हैं, अमूमन होता है कि मैं एक आपको बड़ा दिलचस्प सा ना एक क्लिप दिखाना चाह रहा हूँ, उसके बाद मैं ना चाह रहा हूँ कि इस पे बात करें। क्लिप देखते हैं मरियम साहिबा का। ना हमें कोई मैसेज भेजते हैं ना हम किसी से बात करते हैं, मेहरबानी आप यहाँ पर बात करें। नहीं बस एक सेकंड भाई। अब वो मरियम साहिबा ने, मरियम औरंगजेब साहिबा को कहा कि उनके कान में वो देखें, वो कह रही है कि जी फला सहाफ़ी को सवाल करें। अब हो गया क्या कि वो देखें वो टेक्स्ट करेंगी और वो टेक्स्ट करके उस सहाफ़ी को कहेंगी कि वो मैसेज पढ़ो। अब ये देखें मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, वो इशारा कर रही है कि जी ये सब सवाल पढ़ें और ये सवाल करें। सलमान साहब ये क्या कौन सी WWF है? ये मसला जो है ना सिर्फ मरियम नवाज का नहीं है। हाँ। अगर आप पूरी शरीफ फैमिली की सियासत को रिव्यू करें तो जितनी जर्नलिज्म को खराब इन्होंने किया ना, माजी में इसकी तारीख नहीं मिलती। यानी आप अंदाजा लगाइए, मखसूस जर्नलिस्टों के साथ मिलाकर उन्हें अपना एजेंडा भी डिक्टेट करना, अपने सवालात भी डिक्टेट करने, अपनी प्रोपेगेंडा कैंपेन को भी डिक्टेट करना, ये इनके हमेशा से एजेंडे का हिस्सा रहा है। तो इसलिए ये कोई नई बात नहीं है। देखिए बात ये है कि जब आप अपने मखसूस लोगों को बुलाएंगे तो फिर आपकी ज़बान से जो है ना आज़ादी इजहार, मीडिया की आज़ादी, कानून की हुक्मरानी, जमहूरियत की बालादस्ती के जो नारे हैं ना, इसकी कोई अहमियत नहीं है। और आपने यही किया ना। अब मसलन मिसाल के तौर पे मसला क्या था, शहबाज शरीफ ये नैरेटिव का बयान करना चाह रहे थे कि वो सुरखरू हो गए, हर तरह की करप्शन से वो पाक हो गए। आपको याद होगा कल तक शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि जी ये मामलात मेरे बच्चों के, मेरे से कोई ताल्लुक नहीं है। आज कहते हैं कि जी बच्चे अगर सुरखरू हुए तो मैं भी सुरखरू हो गया हूं। यानी साथ ही उन्होंने अपने आप को भी, अपना भी वजू कर लिया। सवाल ये है कि जब आप इस तरह का नैरेटिव बयान करना चाह रहे थे तो आपको कौन लोग दरकार थे? उसमें आपकी और मेरी तो जरूरत नहीं बनती थी ना, उसमें तो उन्हीं लोगों की जरूरत बनती थी जो उनके लोग हैं, जो उनके सवालात जो है वो उनके मुंह में डालेंगे, जवाबात भी वही लेंगे, उसकी तशहीर भी उसी तरह से करेंगे जैसे शहबाज शरीफ चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान के अंदर ये टेस्ट केस होता है इस तरह की चीजों को देखने का कि आप किन मखसूस लोगों के साथ बिठा के अपना मखसूस सलमान साहब कहना चाह रहे थे उन्हीं के सवालात और उन्हीं के जवाब। जब ये लंदन वाला मामला हुआ तो उसके बाद मखसूस ग्रुप्स ने जैसे जियो, जैसे दुनिया, इसमें एक 3 घंटे की मैराथन ट्रांसमिशन ऐसा लगा कि शुरू हो गई और उसके बाद उसमें कहा गया कि शहबाज शरीफ साहब तो बरी हो गए और हुकूमत का बयानिया जो है वो ख़त्म हो गया और जनाब अली लंदन ने क्लीन चिट दे दी। फिर उसके बाद अखबारात में भी लीड इसी तरह लगी कि शहबाज ख़ानदान बरी हो गया। ये जो फेक न्यूज़ बनती है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, इसकी क्या नफ्सियात है? एक तो क्या मीडिया हाउसेस के मालकान जो हैं वो लाइन दे रहे होते हैं कि आपने इस चीज़ को इस तरह करना है, कुछ साफियों के अपने मोटिव्स भी होते हैं। क्या है ये सारा? असल में फेक न्यूज़। एक जुमला और मैं कह दूं, आई एम सॉरी, लंदन से ये खबर चली और लंदन के अंदर जो पाकिस्तानी रिपोर्टर्स हैं और वो हैं, उन लोगों ने इस खबर को जनरेट किया, वहाँ उन्होंने भी एग्जैजरेट किया और उन्होंने भी फेक न्यूज़ का आगाज़ किया। उसके बाद फिर मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस ने उनको पिक किया और पिक करने के बाद एक तूफ़ान मच गया कि जी सारा कुछ जो है वो जीत गए, इखलाकी जंग और ये और वो।
राणा साहब, इस पर तो मैं बाद में आता हूँ, मैंने फिर आपसे भी कुछ पूछना है इस हवाले से, लेकिन पहले तो मैं जो शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस पर जो है वो बात करना चाहता हूँ कि हमने ये तो हम सुनते हैं कि स्क्रिप्टेड प्रोग्राम होते हैं, लेकिन कल हमने पहली बार देखा कि स्क्रिप्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं और स्क्रिप्टेड सवालात भी होते हैं। अच्छा। और उसमें ये था कि ये जो लोग बुलाए गए थे खास तौर पर, ये देखे ना सवाल करने वाला कौन है कि शहबाज शरीफ साहब को उनका जो वाइस चेयरमैन है PHA का, जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो इफ्तिखार अहमद, तो वो वाइस चेयरमैन जो है वो शहबाज शरीफ साहब को सवाल कर रहे हैं। और दूसरा वो लोग हैं जो पिछले, जब वो चीफ मिनिस्टर थे 10 साल, तो 10 साल जिन मखसूस लोगों को वो बुलाते थे वो लोग थे आगे वाली नशिस्तों पर बैठे हुए थे। अच्छा। और फिर उसमें ये किया गया कि जो चूंकि मरियम औरंगजेब साथ बैठी हुई थी तो वो सवाल ही मौका ही उनको फराहम कर रही थी जिनके साथ स्क्रिप्ट तय हो चुका था कि आपने ये सवाल करना है। और उसमें जो है फिर एक एक नहीं, जो पहले बीट रिपोर्टर बैठे थे उनको तो एक एक का भी मौका नहीं दिया गया, लेकिन ये जो मखसूस लाबी जो बुलाई गई थी सहाफियों की, उनको फिर दो सवाल जो है मंसूर अली खान से भी करवाए गए और सलमान गनी साहब जो हैं उनसे भी 2 सवाल जो है वो शहबाज शरीफ साहब को करवाए गए। और एक मैं बताऊं, एक वहाँ हमारे दुनिया न्यूज़ के एक रिपोर्टर हैं इखलाक अहमद, अखलाक बाजवा, तो बाजवा साहब ने इसी दौरान सवाल करने की कोशिश की और बार बार कोशिश की कि शहबाज शरीफ साहब से पूछने की कोशिश की कि वो हुकूमत का जो मौक़िफ़ है टीटीज के बारे में उस पर आपका क्या ख्याल है, तो उनको मौका ही नहीं दिया। और फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एहतजाजन अपना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर बाहर चले गए और दूसरा उनके साथ 3-4 और जर्नलिस्ट जिनको इग्नोर किया गया, अब वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो है वो बाहर चले गए। और दूसरा मैं आपको बताऊं, जो आप पूछ रहे थे लंदन के हवाले से, देखिए ये भी सारा एक तयशुदा एक स्क्रिप्टेड जो है वो मामला था। और इसमें एक जो मीडिया हाउस है जिसके मुफादात जो है शरीफ फैमिली के साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने तय करके देखे 2 दिन तसलसल के साथ ये पहली हेडलाइन जो है वो जियो टीवी पर जो है वो चलती रही। और दूसरा ये जो हमारे जो मुर्तज़ा अली शाह साहब हैं और इनके साथ 1-2 और जर्नलिस्ट हैं वहाँ लंदन में, ये तो सारा दिन रहते ही जहाँ नवाज शरीफ साहब जिस अपार्टमेंट्स में रहते हैं वहाँ ही उनके पास सारा दिन रहते हैं, वहाँ ही उनका उठना बैठना खाना पीना सब कुछ वहाँ पर है। बिल्कुल। और ये सिर्फ उनकी तयशुदा खबरें ही नहीं देते बल्कि ये तो उनके मशीर भी हैं वहाँ पर। बिल्कुल ठीक, उनको हर मामले में मशावरत उनसे करते हैं। बल्कि मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इनमें एक जो है वो अजहर जवेद साहब भी हैं जिनको आप भी जानते हैं, कुछ आप भी बोले ना कि सारा सानू बुलवा रहे हो, उनके बारे में बताएं। आपने भी उनके साथ बड़ा काम किया है। बड़ा मेहनती लड़का है, बड़ा हार्ड वर्किंग है। ये मेरे पास आया था खबरें में, मैं खबरें का जॉइंट एडिटर था, ये बच्चा आया, उसके बाद ये मेरे पास इनकलाब में भी रहा, फिर ये दिन में रहा। दिन में हुआ ये कि मैंने ना नोट किया कि मुसलसल अंसार बरनी साहब की खबरें लग रही हैं, मुसलसल लगनी चाहिए लेकिन रोज तसलसल से लगने से एडिटर थोड़ा सा वो अलर्ट हो जाता है कि मैंने कहा ये क्यों लग रही है, उन्होंने कहा जी अजहर जावेद साहब की है। मैंने अजहर को बुलाया तो उसने कहा सर जी मैं लंदन जाना है ते इन्हों ने मैनू बैकग्राउंड जो साहब तो मैं जरा मैनू खबर ला लें दो, वो वहाँ चले गए। उसके बाद फिर ये हुआ कि जब दुनिया टीवी लॉन्च हुआ तो गौरी साहब वहाँ से आए और वो DN के तौर पे आए, तो ये साथ आए और यहाँ पे आके ये दुनिया से अटैच हो गए। जो फिर उस मेरी इतलात है ये कि अजहर जावेद चूँकि ज़हीन आदमी है, जो हमारे हुक्मरान हैं इनके 2 मुल्क होते हैं, एक लंदन और एक पाकिस्तान। जो लंदन के सहाफ़ी हैं ये लोग उनको हमसे ज़्यादा अहमियत देते हैं क्योंकि इन्होंने ज़्यादातर लंदन रहना होता है। तो अजहर जावेद और मुर्तज़ा और इस तरह के जो ये लोग हैं ये हर वक्त वहाँ पड़ाव डाले रखते हैं। लेकिन मैं भी गरीब आदमी हूँ, हम सब सैलरीड हैं, अचानक हमें लंदन के लेविश इलाके के अंदर खाने को भी मिल जाए और नवाज शरीफ साहब से डायरेक्ट बात भी और रिहाइश भी मिल जाए। और वो नवाज शरीफ की खूबी ये तो है ना कि वो खाते भी है खिलाते भी हैं और सादा लूट के खा के खाए सब तो चले गए। वो फिर अजहर जावेद जो है साहब, एक तो वो खबर आई उनकी तरफ से जो तयशुदा स्टोरी जो है फैब्रिकेट की गई मुर्तज़ा अली शाह की तरफ से,
और दूसरा उसके साथ अगर आप देखें तो ये पूरी सोशल मीडिया पर ये जो लंदन में हमारे बैठे चंद सहाफ़ी हैं जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, इनके मफादात शरीफ फैमिली के साथ, तो ये तो सोशल मीडिया पर जो है ये शोर मचाया हुआ था कल से उन्होंने। और सादक और अमीन की सबसे पहले जो बात है, ये हमारे लंदन वाले सहाफियों ने की, जो मरियम नवाज साहबा ने इंटरनेशनल हो गया है। यानी देखें मरियम नवाज का वो क्लिप चलाएं आप, उसमें देखें कि शहबाज शरीफ जब उन्हें पता चला कि मेरी इत्तलात ये, जब पता चला कि मरियम आ रहे थे वो निकल रहे थे क्या मैं मेरे उससे सामना ना हो। और फिर मरियम ने पोज में देखा अंकल जा रहे हैं, अंकल नहीं अंकल जा रहे हैं, फिर गाड़ी रोकी, उतरी और फिर उन्हें कहा जी इंटरनेशनल उसकी मुबारकबाद। अल्लाह के बंदो क्या अब मैं फिर वो मैं क्या कहूँ। फिर देखिए इसमें देखिए वो आपने जो बात की है ना अपने एंकर्स की, देखिए मैं आप हम फितना ठीक है जैसा भी है जिसकी वो लाइन जो अलाइनमेंट है उसकी मैं उसको फितना कहता हूँ प्यार से। अच्छा इफ्तिखार साहब, और चाहे सलमान गनी कोई ले ले, हमने जूतियाँ की सिटी इस शहर में रिपोर्टिंग की है, पूरे मुल्क में पूरी दुनिया में हमारा जो है ना जर्नलिज्म का एक्सपीरियंस हो रहा है। और फिर जो एक नई पौध पैदा हुई है ना प्रॉम्प्टर जर्नलिस्ट वो है जो खबरें पढ़ते पढ़ते आ गए, तो ऐसे लोगों को उठाते हैं वो कि जिनका वोकल कार्ड जरा बड़ा हो, और एक सेकंड कुछ बात में फिर ये वोकल कार्ड बड़ा हो और थोड़ा वो अपना लगते हो। तो ऐसे जो ये सियासी पार्टियां हैं ना, बिशमोल पीपल्स पार्टी भी इसमें है लेकिन कम है, ये ऐसे लोगों को उठाते हैं ताकि इनके अभी कच्चे होते हैं ना, लेकिन कच्चा चिवे के डंडी मार रहे जमात इस्लामी भी अपने जमात इस्लामी समेत बिल्कुल पॉलिश करके आगे। देखिए राणा साहब इसमें देखें ये जो प्रॉम्प्टर जर्नलिस्ट नई पौध आई है ना, उनको जगह उनको ना कोई शिनाख्त चाहिए होती है, तो ये लोग उनको उठा लेते हैं, ये वजह है। जी सलमान। देखिए सर मैं तो ये कहना चाहता हूँ जो कुछ कल शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक एहसान वो पूरी कौम पर और कर दें, और वो ये एहसान कर दें कि सलमान शहबाज को कहें कि अगली फ्लाइट से पाकिस्तान आ जाए, क्योंकि अब तो वो इंटरनेशनलाइज हो गए ना, सादिक और अमीन हो गए, अब तो उनको कोई डर नहीं है ना। और उनको साथ साथ ये भी कहें कि वो अपनी बहन को भी लेते आए, दामाद को भी लेते हैं, और कोशिश करें ताया को भी लेते हैं, यानी आ जाए पाकिस्तान। अब तो आप सुरखरू हो गए हैं, अब आप फतह याब हो गए हैं, आप तमाम के तमाम शफाफियत आपकी निकल आई है, तो अगला एहसान कर दे। लेकिन ये नहीं आएंगे, इनको पता है कि हम कहां फंसे हुए और क्या हमारे मसाइल हैं। ये इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके, इस तरह का जाली प्रोपेगेंडा करके, इस तरह से जर्नलिस्टों मखसूस जर्नलिस्टों के साथ अपना एजेंडा खेल के ये सुरखरू नहीं हो सकते। राणा साहब कल मुझे एक सवाल सलमान गनी साहब का सवाल सुनकर तो मुझे हंसी आ गई कि वो सवाल क्या कर रहे हैं, पूछ कह रहे हैं और कितनी हमदर्दी के साथ और कितनी मोहब्बत के साथ क्वेश्चन कर रहे हैं कि शहबाज साहब ये सलमान शहबाज को नहीं, असल में आप हदफ हैं, आप जो हैं वो आप टारगेट हैं। और देखिए मैं असल में सलमान गनी हमारे दोस्त हैं, इकट्ठे हम काम करते रहे हैं, तो उनका मसला ये था कि जब IGI का इलेक्शन हुआ 90 में, जब अलायंस बना, तो ये थे असल में जमात इस्लामी के जमीयत में होते थे। अच्छा, तो ये जमीयत के और जमात इस्लामी के जो जर्नलिज्म के अंदर लोग थे, ये फिर मुतासर होकर IGI के जरिए, जब IGI ख़त्म हुआ तो ये जमात इस्लामी के साथ वापस नहीं गए, ये नवाज शरीफ साहब के साथ, नून लीग के साथ। एक सेकंड में एक बात कर दूं, इसमें देखें कि जितने भी ये जर्नलिस्ट होते हैं ना, चाहे किसी भी जमात में हो, नून इसमें सबसे आगे, नून बाकायदा इनको टेक केयर करते हैं, बाकायदा जो आपने कहा कि वो घर मकान ये वो सब इनकी टेक केयर करते हैं। और ये मखसूस लोग हैं, हर जमात में ये हर जमात में टेक केयर करती है, लेकिन ये आगे क्यों होते हैं, हमेशा आगे क्यों नजर आते हैं, क्योंकि वही उनको आगे प्रमोट करते हैं। ठीक है। उसमें जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जिसे मैंने जिक्र किया वो रह जाते हैं, क्योंकि उनके सवाल जो हैं वो लिखे नहीं होंगे, वो पर्ची पे। अच्छा, फिर मैंने खुद देखा है कि मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, वो पर्ची पे सवाल लिख के भेज रहे थे तमाम जर्नलिस्टों को। तो भाई अल्लाह के बंदो, अगर आप मीडिया की आज़ादी की बात करते हो, वोट को इज्जत की बात करते हो, तो मीडिया की आज़ादी अगर वोट की इज्जत क्या है, आप मखसूस लोगों को बुला के मखसूस सवाल कराएंगे तो वही जवाब आएगा जो आपके दिल में। अच्छा, एक और बड़ा दिलचस्प सवाल वहाँ पर करवाया गया, वो भी स्क्रिप्टेड सवाल था, और वो सवाल ये था कि मियाँ साहब ये आप तो बरी हो गए हैं, आपके खिलाफ तो सब कुछ जो है वो केसेस गलत साबित हो गए हैं, तो अब आप ये हद के इज्जत का दावा कब करेंगे? अच्छा सर, एक मैंने रात को सारे प्रोग्राम देखे मोस्टली, उसमें एंकर ने सवाल की कि आप बताएं ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें शहबाज शरीफ का नाम कहाँ पे है? इस जो केस आप कह रहे हैं वो जीत गए,
और मुस्लिम लीग नून का एक भी जो नुमाइंदा था वो नहीं आपका जवाब नहीं दे किसने नाम लिया? आप अगर मुझे मौका देंगे तो मैं अभी आपकी बताऊंगा तरफ आता कि हूं। इनके जी, मैं भी आ रहा हूं कहां पर जो है मैं इनके भी आ रहा केसेस हूं। हैं, कहां पर जी, जो जी, है जी। मनी लॉन्ड्रिंग की या क्या कुछ मैं भी आ रहा तफसील में आपको मैं भी आ बता रहा हूँ। मैं ये एक रिपोर्ट आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि जो अभी हमने सारी बातों का निचोड़ किया वो ये कि वहाँ पे जो सहाफ़ी थे वो सारे एक स्क्रिप्ट का हिस्सा थे। लेकिन लतीफ़ा मैं आपको सुनाऊँ कि इस सारे स्क्रिप्ट के बावजूद शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मुझे अफसोस है कि आपने वो सवाल नहीं किया जो बहुत ज़रूरी था और मैं आपको बहुत बड़ा सहाफ़ी समझता हूँ, लेकिन इसके बाद मुझे माफ़ कीजिएगा कि मैं साहब को समझता हूँ, लेकिन आपने वो सवाल नहीं किया जो असल सवाल था। यानी उन्होंने वहाँ पे उन साफियों को भी ये कहा कि तुहानू वही नहीं पता कि मैनू जवाब की दे रहे मेरे ख्याल है वो व्हाट्सएप मिस हो गया होगा। तो मैं अब एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ। कल जो फवाद हुसैन साहब ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में एक मीडिया से गुफ्तगू की, वो रिपोर्ट देखते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने 1 घंटा 10 मिनट मुसलसल झूठ बोला। जो केस लंदन में था वो हुकूमत पाकिस्तान ने किसी तौर के ऊपर इनिशिएट नहीं किया था, ना ही इसमें शहबाज शरीफ किसी तौर के ऊपर उस केस में शामिल थे। जो शहबाज शरीफ साहब का मुकदमा है वो पाकिस्तान में है। हमारा सिर्फ एक मुतालबा है, पाकिस्तान की अदालतों को ये मुकदमा डे टू डे चलाने चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन का कहना है कि ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने NCA रिपोर्ट से मुतालिक न्यूज कॉन्फ्रेंस में गलत बयानी से काम लिया। इस्लामाबाद में वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात और नशरियात फरग हबीब के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन का कहना था कि शहबाज शरीफ पर मुकदमा हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से शुरू नहीं किया गया और न ही शहबाज शरीफ इस केस में शामिल थे। उन्होंने कहा कि NCA ने रिकवरी यूनिट से राब्ता किया और मदद मांगी। शहबाज शरीफ एक तरफ कह रहे हैं कि लंदन में सलमान शहबाज बरी तो वो भी बरी हो गए, जबकि यहाँ अदालतों से कह रहे हैं कि वो सलमान शहबाज के पैसों पर जवाबदेह नहीं हैं। इस मौके पर वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने अदालतों से शरीफ खानदान के केस की रोजाना की बुनियाद पर सुनने की दरख्वास्त भी की। ये सूरत हाल है जी। मैं खालिद साहब के पास कुछ तफसीलात हैं जो केसेस हैं, वो मैं उसकी तरफ जाऊंगा। फिर मैं आपसे ये पूछूंगा कि जो फेक ख़बर है इसका मैकेनिज़्म जो है वो क्यों हम अभी तक नहीं तोड़ पा रहे, और जो ये फेक खबर के पीछे सहाफ़ी हैं और जो मीडिया हाउसेस हैं वो किस तरह एजेंडा तय करते हैं। खालिद साहब पहले मैं आपकी तरफ आता हूं। देखिए वो अब दावे कर रहे हैं कि हम बरी हो चुके हैं, हमारे और बाहर तो लंदन में की अदालत ने बरी कर दी है। अब उसकी बुनियाद पर पाकिस्तान के अंदर जो अदालतें हैं वो भी उनको जो है केसेस से बरी कर दी। लेकिन ये केस उनके खिलाफ ऐसे हैं कि वहाँ अगर डे टू डे वहाँ ट्रायल हो, और जिसकी मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान शायद जो है वो आला हमारी जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स हैं वहाँ शायद ये दरख्वास्त भी करें कि इनको रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रायल किया जाए। और अगर इतने पक्के और तफसीलात जो सबूत हैं उनकी बुनियाद पर अगर बुनियाद पर ट्रायल होता है तो ये सजा से नहीं बच सकते। मेरे पास क्योंकि टाइम कम है, मैं चाह रहा हूं कि चीजें कवर कर लें। राणा साहब जो नैब कोर्ट में केस चल रहा है शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ और उनकी फैमिली के खिलाफ, वो 7 अरब 32 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। ठीक है। और उसकी अगर आप तफसीलात देखें तो आप दंग रह जाएंगे कि नुसरत शहबाज साहबा जो हैं उनको जेली टीटीज के ज़रिए 147 मिलियन रुपए जो हैं उनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र होते हैं। और सबसे बड़ी जो ट्रांजैक्शन होती है वो सलमान शहबाज के अकाउंट में जेली टीटीज के ज़रिए होती है, और उसमें 127 जो टीटीज हैं उनके ज़रिए 1 अरब 18 करोड़ रुपए जो हैं उसमें ट्रांसफ़र होते हैं। हमजा शहबाज साहब जो हैं उनकी 23 टीटीज के ज़रिए उनके अकाउंट में 181 मिलियन रुपए जो हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं। फिर जवेरिया अली के अकाउंट में जो हैं वो पैसे ट्रांसफ़र होते हैं, और जो फ्रंट मैन है वो मुश्ताक चीनी उसको जो है वो 60 करोड़ जो रुपए हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं। फिर वो शरीफ फैमिली को, शहबाज शरीफ फैमिली को वो कर्ज दिया जाता है। और ये जो आप मॉडल टाउन में देख रहे हैं 96H और ये घर जो हैं और दीगर जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी इससे खरीदी जाती हैं। ये पूरे सबूत के साथ अदालत के अंदर चलान जो है, केस जो है वो मौजूद है। और दूसरा जो FIA में चल रहा है 25 अरब रुपए की जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, उसकी अगर आप तफसीलात देखें जो शायद आपके पास टाइम नहीं होगा इस वक्त, लेकिन अगर आप देखें तो आप हैरान रह जाएंगे। दूध वाला, चीनी वाला, पापड़ वाला
इजी लोड वाला और 3 अरब से जायद की जो रकम है वो चपड़ासी जो है रमजान शुगर मिल का जो है एक टी बॉय है उसके जरिए जो है ट्रांसफर किया जा रहा है, क्लर्कों के जरिए 20 मुलाजमीन जो है शुगर मिल के उनके जरिए सारी ट्रांजेक्शन की गई। कहा ना फेक न्यूज के बारे में, देखिए ये एक खास मंसूबा बंदी के तहत एक एजेंडा टेबल पे बैठ के डिजाइन होता है। इसके पीछे आपके सियासी मफादात भी होते हैं, इसके पीछे आपके माली मफादात भी होते हैं, इसके पीछे आपके कारोबारी मफादात भी होते हैं, इसके पीछे किसी की हमायत और मुखालफत करने का एक एजेंडा भी होता है, और फिर उस स्टोरी को क्रिएट किया जाता है और उस स्टोरी को क्रिएट करके किसी की हमायत और मुखालफत में चला के राय आमा को गुमराह करना, बिल्कुल और राय आमा को इस तरह से तासुर देना कि जैसे हम यहाँ पे कुछ सच्चाई के अलमबरदार के तौर पर पेश कर रहे हैं। लेकिन जब आप उनसे कहें कि जरा एविडेंस दे, जब आप उनसे कहते हैं शवाहिद दे, तो फौरी तौर पे वो मासूम बन जाते हैं कि ये तो हमने खबर का एनालिसिस किया है। यानी आप जब ये कहते हैं हमारे जराए ये बताते हैं, तो इसका मतलब है फिर आपके पास सबूत भी होगा ना, फिर जब सबूत मांगा जाए तो सबूत नहीं दिया जाता। इसमें भी यही हुआ कि मुर्तजा की जो स्टोरी है उन्होंने बाद में उसको डिलीट कर दिया वहां से, उनकी वेबसाइट से। वजह यह हुई कि जब बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म बढ़ा। अच्छा, अब सवाल ये है, मैं हमेशा से ये सवाल उठाता हूं एसआर भाई, कि आप ये बताएं कि हमारे मीडिया के इंटरनल सिस्टम के अंदर फेक न्यूज की अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम क्या है? कोई नहीं। और किसी इदारे ने आज तक कभी फेक न्यूज के ऊपर लोगों को फायर किया हो, लोगों को अकाउंटेबल किया हो, उस सिस्टम को ट्रांसपेरेंट किया हो? अच्छा, हमारे यहाँ हुकूमतों के अंदर भी ये निजाम नहीं रहे, क्योंकि हुकूमतें मीडिया के साथ मिलकर अपने मामलात को चलाने के लिए एक दूसरे को सपोर्ट करते रहे। अब जब पाकिस्तान में फेक न्यूज के बारे में अकाउंटेबिलिटी की बात की जा रही है तो हमारे कान खड़े हो गए और हम कहते हैं कि नहीं, ये तो आजादी इजहार के ऊपर एक बहुत बड़ी कतगन लग रही है। साहब, मैंने ना ब्रेक पे जाना है, लेकिन अब मुस्लिम लीग नून में नई सफबंदी शुरू हो गई है। कल नया शोशा छोड़ा गया कि जी नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, और मरियम साहिबा का और शहबाज शरीफ साहब का जो इंटरेक्शन हुआ वो भी आपने देखा कि शहबाज साहब गाड़ी से नहीं उतरे, और विदर मेरा ख्याल है हर खातून के लिए वो उतरते हैं। हाँ, 10 से 15 सेकंड जो है कब उनका इंटरेक्शन हुआ और 2 जुमलों के बाद चले गए। जो इतलात हैं वो ये कि जावेद लतीफ को जो शोकाज नोटिस जारी किया गया था वो भी अब खत्म हो गया। खाते गया। मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि वो जवाब तक नहीं देंगे। मरियम साहिबा ने उन्हें मना कर दिया कि आपने जवाब नहीं देना। जावेद लतीफ अपनी बात पे पहले से ज्यादा अकड़ गए। फिर ये कि कल शेख रशीद साहब ने जो गुफ्तगू की, मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको एक उनका क्लिप सुना के फिर आपसे कमेंट लेता हूँ। शेख रशीद साहब ने मुस्लिम लीग नून के हवाले से क्या कहा, जरा क्लिप देखते हैं। नून लीग का जब इलेक्शन में जाएगी, एक नया सियासी माहौल होगा 2 साल बाद। मैं पॉलिटिकली एक नया सियासी माहौल देख रहा हूँ, और उस नए सियासी माहौल में आज जैसे हालात नहीं होंगे, और नून लीग जो है इंतशार, खलफशार और आपस में जोडो कराटे से दो चार होगी। शहबाज शरीफ कहते हैं जनाब अली पीटीआई जिंदा दफन हो जाएगी। आप 2 साल के बाद अपने लिए दम दरूद कराएं, अपने लिए सोचें। विरासत की लड़ाई आपके ख़ानदान में शुरू है, और 2 साल बाद ये किस नतीजे पे पहुंचेगी? मैंने तो 2 साल पहले कह दिया था कि नून में से मीन निकलेगी। अब मैं नून में से कुछ और निकलता हुआ भी देख रहा हूँ। पहले मेरा ख्याल था 2 ग्रुप होंगे, अब मैं ये पेशन गोई करता हूँ, यहाँ 3 ग्रुप होंगे। जी शफीक साहब, इसमें कल भी हमने बात की थी कि 3 ग्रुप इसमें होंगे, क्योंकि कल हमने इस पर डिटेल बात की थी। आपने बात की थी शहबाज शरीफ की। अब देखें ना, वहाँ पे आप कहते हैं कि आप कह रहे हैं कि उसमें अपना अंदर की लड़ाई हो गई। अब अंदर की लड़ाई इतनी बढ़ गई है कि शहबाज शरीफ को, मैं पॉजिटिव वे में कह रहा हूँ, जो सब गलत ना समझना, कि वो हर खातून की इज्जत करते हैं। खातून आए तो वो खड़े हुए थे, और अपनी भतीजी आई तो गाड़ी से उतरे नहीं। तो ये इंडिकेटर होते हैं। फिर देखें, जब ये शहबाज शरीफ क्यों नाराज़ हुए थे, इनके ग्रुप क्यों नाराज़ हुआ था, वो इसलिए नाराज़ हुआ था कि ये जो अपना ये जावेद लतीफ़ और दूसरे लोगों ने जो किया था, सलमान साहब ने पहले ही कह दिया था वो जवाब नहीं देंगे, उसने जवाब नहीं दिया, वो वहीं खड़ा है। और अब जब दूसरी तरह से बमबारी होगी, मरियम नवाज उनको प्रोटेक्ट कर रही हैं, और पूरा ये इस पे काम हो रहा है कि हमने अब किस किस को टारगेट करना है। ख्वाजा आसिफ को करना है, तनवीर, अच्छा राना तनवीर तो चुप कर गए ना हमारी, लेकिन वो अपना ज़ाहिर है एक बंदा किस हद तक बर्दाश्त कर सकता है, अगले उसने सियासत करनी है। तो ये अब ग्रुप के अंदर की लड़ाई हो गई है। इन्होंने कहा ना कि ये 3 ग्रुप हो गए, तो ये 3 ग्रुप मजीद 3 और ग्रुप बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और बात करेंगे इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से। कानून साजी का हुकूमत किसी हद तक कामयाब हो गई, और उसने बहुत सारे बिल जो हैं वो पार्लियामेंट में भेज दिए, मुश्तरका इजलास भी तलब कर लिया, और उम्मीद यही है, शुनीद यही कि वहाँ से भी पास हो जाएंगे। इस पर बात करेंगे, एक ब्रेक लेते हैं।
भर में डेंगू वायरस फिर से सर उठाने लगा है, इसलिए एहतियात लाजिम है। डेंगू की अलामात में तेज बुखार, जिल्द पर खारिश, जिस्म पर सुर्ख धब्बों का नमूदार होना, आंखों, सर और जोड़ों में दर्द महसूस होना, उबकाइयां और कै डेंगू बुखार की अलामात हैं। अगर किसी शख्स में अलामात पाई जाएं, तो फौरन डॉक्टर से रुजू किया जाए। डेंगू से बचाव। डेंगू बुखार से बचाव के लिए शहरी एहतियाती तदाबीर करते हुए घरों में मच्छरदानी के अलावा मच्छरमार स्प्रे और लोशन का इस्तेमाल करें, जबकि इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें, पानी को खुली जगह पर जमा ना होने दें। डेंगू से बचाओ, एहतियात अपनाओ। जी वेलकम बैक। एक रिपोर्ट आपको शेयर करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। कौमी असम्बली में हुकूमत की हिकमत अमली कामयाब ठहरी। इंतखाबी इस्लाहात पैकेज में शामिल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने और सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से करवाने से मुतालिक 2 तरमीमी बिल मुश्तरका इजलास के सपुर्द करने की तहरीक कसरत राय से मंजूर करा ली। अरकान पार्लियामेंट का 2 माह के अंदर हलफ उठाने से मुतालिक ऑर्डिनेंस कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर असद कैसर की सदारत में हुआ। इजलास के दौरान वजीर कानून फारूक नसीम ने कहा कि क्या समंदर पार पाकिस्तानियों का मुल्क पर कोई हक नहीं। 29 अरब डॉलर मुल्क में भिजवाने वालों को हक के रायदही से महरूम करना ज्यादती होगी। EVM के हवाले से कोई एतराज सामने नहीं आया। पहली मर्तबा इलेक्ट्रॉनिकली इंतखाबात की बात हो रही है। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए वफाकी वजीर बराए इंसानी हकूक शीरी मजारी का कहना था कि चाहते हैं कि इलेक्शन में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। EVM कोई नई चीज नहीं है, इनको हारने का खौफ है। धांधली को रोकने का EVM वाहिद तरीका है। इजलास जुमे की सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। जी ये थी रिपोर्ट। सलमान, हुकूमत ने 7 बिल जो हैं वो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में भेजने में कामयाब हो गई है और अपोजिशन ने कल हस्ब मामूल जो शोर वोर मचाना होता है वो मचाया, लेकिन हुकूमत की स्ट्रेटजी जो थी वो कामयाब रही। हमने इस प्रोग्राम में बार बार कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो फैसला है वो इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा, पार्लियामेंट करेगा। और पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत और अपोजिशन की मर्जी के साथ ही ये प्रूव होगा तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर इलेक्शन होगा। अब देख लीजिए बात वहीं पर पहुंची है जहां पे हमने कही थी कि ये बात पार्लियामेंट में तय होगी, और ये भी हमने कहा था कि पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन के अंदर जाकर ये सारा मामला तय होगा और आप देखिएगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का फैसला होगा। अब मसला ये है कि ये सारा क्यों हो रहा है, जिसके ऊपर बात होनी चाहिए, जिसमें हम लोग आमतौर पे बात नहीं करते। पाकिस्तान का कोई इलेक्शन ऐसा नहीं है जिसको आप मुतनाज़ा नहीं कहते। आप तमाम इंतखाबात में धांधली का शोर मचाते हैं, तमाम इलेक्शन को मैनिपुलेटेड इलेक्शन कहते हैं, तमाम इलेक्शन को पहले से सिलेक्टेड इलेक्शन कह देते हैं। तो अब जिस वक्त आप एक ऐसी जगह पर जा रहे हैं जो डिजिटलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में, और मैं ये बार बार कह चुका हूँ इसार राना साहब के, अब आपको आज नहीं करेंगे, कल आपको डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा। दुनिया डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है, तो अब आप इससे अपनी जान नहीं छुड़ा सकते। इसके अंदर जो कंसर्न्स हैं अपोजिशन के जायज हो सकते हैं, इलेक्शन कमीशन के हो सकते हैं, उस पर बातचीत होकर इसको ठीक की जा सकता है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक दुरुस्त सिमत है कि हुकूमत ने अपनी स्ट्रेटेजी में इसको एक पार्लियामेंट की ज्वाइंट सेशन के कोर्ट में डालकर मामला पार्लियामेंट पे छोड़ दिया है। शफीक साहब, 29 अरब डॉलर जो है ना हमारे वो भाई जो बैरून मुल्क रहते हैं वो ओवरसीज पाकिस्तानी भेजते हैं। मैं ये समझता हूँ कि रीढ़ की हड्डी हमारी मईशत की वो, और फिर मैंने कुछ अर्सा बाहर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि यहाँ पे बैठे हुए लोग ये समझ होते हैं कि वो सुबह उठते हैं और ऐसे नोट तोड़ते हैं, ऐसे इधर से नोट तोड़ते हैं, अचानक कोई आता है उनको गड्डी पकड़ाया जाता है। खुदा की कसम जितनी मुश्किलात के अंदर वो ज़िंदगी गुजारते हैं, जितनी इनह्यूमन इन्वायरमेंट में वो रह के काम करते हैं, वो पैसे यार उनको हम वोट का हक नहीं दे रहे, जिनको जो पाकिस्तान की मैशत लेके संभाली हुई है। राणा साहब ये तो इससे पहले मैं आती हूँ, जो हुकूमत की कामयाबी है ना सबसे बड़ी, अपोजिशन भी अब उस पेज पे आ गई है। अपोजिशन कौन सी? जो पार्लियामेंट में बैठी। आपने बिल्कुल सही निशानदेही की कि जो पार्लियामेंट के अपोजिशन में नज़र आ गया भाई ये कानून हमारे लिए,
अब बाहर जो बैठे हैं दूसरे ग्रुप बैठे, फजल रहमान साहब हो गए और दूसरे मरीम नवाज, दूसरे लोग हो गए, वो तो उसमें प्रोसेस में है ही नहीं। उनको समझ आ गई कि अगर हमने आज मुखालफत की, जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, तो बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो है वो गुलदस्ता है, वो अकेला नहीं है, उसकी यहाँ फैमिली है। जो पार्टी भी उनकी इसकी मुखालफत करेगी, उनके वोट की या उनके राइट्स की, तो उनको ये जो सियासी पार्टियों को ये इदराक हो गया है कि भाई उनके यहाँ भी लोग हैं, और कल अगर एक अपना जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है उसने ये महसूस किया है कि XYZ पार्टी जो है मेरे खिलाफ चल रही है, तो उसकी फैमिली भी उसको फॉलो करेगी। तो ये अच्छी बात है कि सबसे बड़ा क्रेडिट फिर मैं कहूँगा गवर्नमेंट ने अपोजिशन को स्टेज पे ले गए और सब पार्लियामेंट के फ्लोर पे इकट्ठे हो गए, और जो दूसरे मुखालिफ हैं वो बाहर ढोल बजाते रहे। राणा साहब, इसमें मैं थोड़ी सी बात आगे बढ़ाऊंगा कि असल में जो अपोजिशन को खौफ है वो जो 90 लाख पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उनका खौफ है, उनके वोटों का खौफ है। और उनमें से अगर आप देखें कि इस वक्त भी जो 2018 के नतायज को अगर आप सामने रखें तो उसमें 20 जो कौमी असम्बली के हलके हैं वो ऐसे हलके हैं कि जो बहुत ही कम मार्जिन के साथ वहाँ पर फैसला हुआ है। और इन हलकों में देखिए ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वहाँ पर वोट बैंक जो है वो सबसे ज़्यादा वोट बैंक PTI का, और हमारी अपोजिशन जमातों को ये समझ है कि जो ओवरसीज वोटर है वो उनके पास नहीं जाएगा, वो PTI की तरफ जाएगा। मसलन सियालकोट में अगर आप देखें कि डिस्ट्रिक्ट सियालकोट के अंदर जो है 3.5 लाख जो वोटर हैं वो ओवरसीज पाकिस्तानियों के हैं। रावलपिंडी के अंदर अली जफर साहब ने ज्वाइन किया, मैं कह रहा हूँ जरा मैं उनको ले लूँ, उन्होंने कहीं जाना था तो वो कह रहे थे कि मैं जरा जल्दी में। अली जफर साहब अस्सलाम वालेकुम। सर हम बात कर रहे थे कि कल 7 बिल कामयाब का हो गई हुकूमत पास कराने में, और पार्लियामेंट के मुश्तरका जो इजलास है उसमें पे वहाँ क्या सूरत हाल बनेगी? सर आप वहाँ पे बैठे हुए, हुकूमत की क्या अददी पोजीशन है और वो किस तरह इन बिल्स को वहाँ पे कामयाबी से पास करवा सकती है? देखिए, सबसे पहले तो ये जो इशू है इसको थोड़ा सा देखने की इस तरह जरूरत है कि आइन में ये लिखा है अगर आपके कानून अगर नेशनल असेंबली से कोई चीज जाती है सेनेट में, या सेनेट से आती है नेशनल असेंबली में कोई बिल और वो वहां से पास नहीं हो सकता, तो फिर आइन कहता है कि जॉइंट हाउस में जाएंगे वो बिल। ठीक, तो ये कोई ऐसी अजीब चीज नहीं है, ये रेगुलर रूटीन में होता है कि जो बिल अभी पेंडिंग है वो फिर जॉइंट हाउस में चले जाते हैं 90 दिन गुजर जाए। तो उस लिहाज से सारे बिल्स जो हैं अब जॉइंट हाउस में जाएंगे, और जॉइंट हाउस में जाके तो इनमें अब फैसला होगा, वहाँ डिबेट होगी पहले, डिबेट के बाद उसके बाद फैसला करेंगे कि वोटिंग करके कि कौन से बिल मंजूर करने हैं या नहीं। सर मैं जो सवाल आपसे कर रहा था वो यही था कि मुश्तरका पार्लियामेंट के इजलास में आपके हुकूमत की अददी पोजीशन इस तरह इतनी मजबूत है कि आप वहाँ से कामयाब करा सकेंगे इन बिलों को? जी, अगर तो आप नंबर से जाएं तो बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इस वक्त मेजॉरिटी अगर आप जॉइंट हाउस में देखें नेशनल असेंबली और सेनेटर्स को मिला के, तो मेजॉरिटी जो हमारी हुकूमत है उसकी कोलिशन पार्टी की मेजॉरिटी है उधर, और अगर वोटिंग उसके बेसिस पे हुई तो वो यकीनी तौर पे ये बिल जो है ये मंजूर होंगे। अब ये सवाल आपका दूसरा एक और मैं ऐड करता चलूँ आपको कि जरूरी नहीं कि ये बिल एज इट इज यानी जिस तरह है उसी तरह हो सकता है, इसमें कुछ अमेंडमेंट होगी, और डिबेट के ऊपर कुछ ऐसी अमेंडमेंट्स ये नजर आ रही हैं जो कि हुकूमत भी मंजूर करेगी, और कुछ ऐसी अमेंडमेंट्स हैं जो अपोजिशन भी मंजूर करेगी, और कुछ ऐसी अमेंडमेंट्स हैं जिसके ऊपर बहस होकर वोटिंग। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। शाह राना साहब, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। आप देखें, हमें सवाल तल्ख व शीरीं सवाल करते हैं, हम आपको जवाब देते हैं। आपके बेस्ट फ्रेंड मौलाना फजल रहमान साहब वो कहाँ हैं? उनका बेटा जो कौमी असम्बली का मेंबर है, साद नाम है, साद, वो उनके कल असम्बली में स्पीच के वाले टिकर चल रहे थे कि इस कमेटी को ब्रॉड बेस करें, यानी सानू भी शामिल करें। तो भाई आप अपने दोस्त के बारे में बताएं, वो क्या खड़े, वो इस तरफ क्यों आ रहे हैं? कभी उनका भी जिक्र कर दिया करें यार। बात यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो है ना, अब वो शायद ये मिसाल बने, मैंने बायोलॉजी पढ़ी है, उसमें कुछ अमेबा, पैरामेशियम, क्लेमिडोमोनास ये ऐसे हैं कि जब हालात ख़राब होना तो ये
कैमोफ्लाज कर जाते हैं और कई कई 100 साल तक भी जो है ये अपने आप को महफूज रखते हैं और जैसे ही इन्वायरमेंट उनकी मददगार बनती है वो जिंदा हो जाते हैं। तो फजलुर रहमान साहब जो हैं पाकिस्तानी सियासत के अंदर इस वक्त उन्हें पता है कि इतने मेरी गुंजाइश नहीं बनती भाई, मैं किधरे भी नहीं खड़ा हो सका, बस ही जगह ही नहीं कि मेरे खड़े होती, इसलिए वो खामोश है। उनके बेटे देखें जो असल चीज़ है पार्लियामेंट, जो आपने अभी इंडिकेशन की कि वो पार्लियामेंट में पार्लियामेंट का हिस्सा है, वो कहते हैं कमेटी को बड़ा करें जी, लोगों को शामिल कर, बिल्कुल सही है, शामिल करो, बिल्कुल सही है, करना चाहिए, वो एक पार्लियामेंट का हिस्सा है। और वैसे अगर ये सारी जो सियासी जमातें मिलकर मौलाना फजलुर रहमान को इलेक्शन जिता देती तो शायद ये बुरहान पैदा न होता जो आज इस वक्त पैदा हुआ। अच्छा जी मैं आपको बड़े अहम अदादोशुमार दे रहा था जो 2023 के इलेक्शन पर असरअंदाज होंगे और जिसका खौफ है अपोजिशन के अंदर कि सिर्फ सियालकोट के अंदर अगर आप देखें कि जिस तरह मैं कह रहा था कि पूरे डिस्ट्रिक्ट सियालकोट के अंदर 4 लाख के करीब जो हैं वो वोटर हैं, ओवरसीज वोटर हैं, तो सियालकोट शहर में जो ख्वाजा मोहम्मद आसिफ इलेक्शन जीते हैं वो सिर्फ 1400 वोटों से इलेक्शन जीते हैं और वहाँ पर 93,000 वोट उस हल्के के अंदर ओवरसीज पाकिस्तानी हो गए। तो अगर वहाँ पर 2023 के आप यकीनन वहाँ नतायज जो हैं वो पीटीआई के हक में जाएंगे। इसी तरह हमारे जो दीगर हल्के हैं वहाँ भी इस तरह की सूरत हाल गुजरात में, खारिया में, बल्कि फैसलाबाद में, लाहौर में ये जो कंटोनमेंट का ख्वाजा साद रफीक का हल्का है वहाँ पर 45,000 वोट है जो है ओवरसीज पाकिस्तानियों का, ये नतायज पर असरअंदाज होगा। अब बड़े ज़रा हम ना थोड़ा सा उसमें चले गए, एक मैं आपको दिलचस्प सी एक रिपोर्ट दिखाता हूँ और क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है चीज़ें ने, और हमारे मोदी साहब वो भी किसी तरह हमारे कुछ मीडिया हाउसेस से कम पीछे नहीं है, फेक न्यूज़ के बेताज बादशाह हैं और टॉप ट्रेंड के अंदर फ्रॉडिया नंबर 1 जो है और पाकिस्तान में फेक न्यूज़ जो है वो इंडिया से है, इंडिया से आई है। जरा वो रिपोर्ट देखिए जरा। न्यूयॉर्क टाइम्स से मुतालिक भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का झूठ पकड़ा गया। एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई जो दुनिया के मारूफ तरीन अखबारों में से एक न्यूयॉर्क टाइम्स के सफ़ा अव्वल की है और इस तस्वीर के साथ मौजूद उन्वान में उन्हें दुनिया की आखिरी उम्मीद कहा गया है। छानबीन करने से इंकिशाफ हुआ है कि ये फेक न्यूज है जिसे मोदी के हामी उनके अमेरिका के दौरे की मुनासबत से फैला रहे हैं। ये तस्वीर इंडिया में ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप पर इस कदर शेयर की जाने लगी कि खुद न्यूयॉर्क टाइम्स को कहना पड़ा कि ये मुकम्मल तौर पर जाली है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि ये मुकम्मल तौर पर जाली तस्वीर है और ये मोदी की ऐसी बहुत सी फैलाई गई तस्वीरों में से एक है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी की शेयर की जाने वाली तस्वीर पर सुर्ख लकीर लगाकर लिखा है कि फोटोशॉप की हुई तस्वीर को ऑनलाइन पर दोबारा शेयर करना या उसे फैलाना गलत मालूमात और अदम यकीन में इजाफा करता है और वो भी ऐसे वक्त में जबकि सच्ची और काबिल एतमाद सहाफत की सख्त जरूरत हो। नहीं जी, सच्ची और काबिल एतमाद सहाफत की सख्त ज़रूरत इंडिया में ही नहीं है, पाकिस्तान में भी है और पाकिस्तान में भी नहीं है, पूरी दुनिया में है। और ये जो फेक न्यूज़ का एक ट्रेंड है इसने बहुत नुकसान पहुंचाया लोगों को। मैं एक ना कालम आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, अताउर रहमान साहब का कालम है, नई बात में लिखा है। उन्होंने कहा है कि जी नवाज शरीफ साहब बदस्तूर अपने बयानिया की जंग में खड़े हुए और उनका मुफाहमत हो, मुजामत हो, सियासी समझौता करने से उन्होंने इनकार कर दिया है और वो जनाब वो कहते हैं कि आइन की बालादस्ती हो, पार्लियामेंट की बालादस्ती हो और नवाज शरीफ का एजेंडा आता है। और रहमान साहब हमारे बड़े सीनियर हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मुफाहमत, मुजामत, सियासी समझौता करने से इनकार, जबकि खुद नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को कहा है कि जनाब अगर मुफाहमत से रास्ते निकलते तो कर ले। देखिए हमारे कुछ दाएं बाजू के और बाएं बाजू के दानिश्वर दोस्त अताउर रहमान समेत वो सब लोग नवाज शरीफ को एक बहुत बड़े मसीहा के तौर पर पेश कर रहे हैं। उनका ख्याल ये है कि नवाज शरीफ इस मुल्क के अंदर हकीकी जमहूरियत की जंग लड़ रहा है, लेकिन ये मुतालबा नहीं करते नवाज शरीफ साहब से कि भाई अगर आपने हकीकी जमहूरियत की जंग लड़नी है तो ये लंदन से बैठ के नहीं लड़ी जाएगी, पाकिस्तान के अंदर आके आए और पाकिस्तान आके ये जंग लड़े, या ये मशवरा नहीं देंगे। फिर मशवरा क्या देते हैं जब इनसे कहा जाता है कि आप उनको वापस क्यों नहीं लाते, तो कहते हैं पाकिस्तान में उनके लिए खतरात है। यानी अगर आपके लिए बुरा वक्त आए तो आप लंदन जाके बैठ जाए, जब अच्छा वक्त आ जाए तो आप यहाँ वजीर आजम के मनसब पे आ जाए। और दूसरी बात यह है कि बड़ा मासूमाना सा सवाल है कि आप नवाज शरीफ से जमहूरियत की तवक्को करते हैं, आप पार्लियामेंट की बालादस्ती करते हैं। जरा अपनी सियासी तारीख तो उठाएं ना, उसमें सियासत के अंदर उन्होंने क्या किया, जमहूरियत के साथ क्या किया, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के साथ क्या किया, मीडिया को कैसे करप्ट किया, ये सारे के सारे एजाज़ात तो नवाज शरीफ के पास है। और आप कह रहे हैं कि वो जमहूरियत की लड़ाई के लिए कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ अताउर रहमान साहब से ये पूछें कि वो मोहम्मद जुबैर जो गए थे वो किस जमहूरियत की जंग के लिए कौन सा मैसेज लेके गए थे, कौन सा शफीक साहब आप भी माशाल्लाह कालम निगार हैं, आज आपका कालम नई बात में छपा हुआ है
और आपने बाद में मुझे ट्रीट देनी है, मैंने पढ़ भी लिया। तो ये जो कालम निगार होते हैं, जब ये कालम लिखते हैं, कालम ठीक है आपकी अपनी राय के ऊपर मबनी तहरीर को कालम कहते हैं, लेकिन इसके बावजूद क्या हम फैक्चुअल उससे आंखें बंद कर लेते हैं और हम एक अपनी यूटोपियन लाइफ के अंदर घुस के उसी तरह का लिखना शुरू कर देते हैं जो हमें देखिए मुझे ना हुसैन नकी साहब जर्नलिज्म में लेके आए थे और मैं व्यू पॉइंट से मैंने शुरू किया, जहाँ पे व्यू पॉइंट में बड़े बड़े जर्नलिस्ट थे, नवाब रमज़ान अली खान साहब थे, जफ़र याब थे, जिम थे, ताहिर मिर्ज़ा थे। उन्होंने एक ही बात कही थी कि जो अपना साफ़ी का खबर के वाले से ईमान कुछ नहीं है, ईमान वही है कि जो सच्ची खबर है। अब देखें इन्होंने पूरा जितने भी अताउर रहमान, फिर अताउर रहमान को उसको छोड़ें, वो जो आपके इम्तियाज़ आलम है और दूसरे लेफ्ट विंग के हैं, उनका सबको एक ही होता है कि भाई हमने अपने जो लीडर है उसको साबित करना है कि भाई इससे बड़ा कोई वलीउल्लाह माज़र के साथ इससे बड़ा कोई बंदा है ही नहीं, पाक साफ बंदा है ही नहीं। तो कम से कम बैलेंस करें, दोनों तरफ आप लिखें। आप अपने लीडर को ठीक है आप करें, चर्चा करें, कहें कि भाई ये है, लेकिन कम से कम आपको फैक्ट देखना है। सलमान साहब ने ठीक कहा है कि जो इन्होंने ये बात की है कि भाई नवाज शरीफ जमहूरियत पहले वो जमहूरियत लेके आए ना, पहले पाकिस्तान की अदालतों को फेस करें ना, ये आज तक किसी ने नहीं लिखा। और मैं और आप क्यों पीछे कि हम हर बैलेंस लिखते हैं। बिल्कुल ठीक। खालिद साहब, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी किस चीज़ का नाम है जब आप कुछ लिख रहे हैं और लोगों को एक अपनी उनकी राय बनाने जा रहे हैं और आप उसके अंदर जो है वो दो नंबरी करते हैं या आप उसमें गड़बड़ करते हैं, तो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी जो है आप उसका शिकार होते हैं या नहीं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप हुक्मरानों के साथ इस तरह उनकी राय का साथ देंगे और उनकी राय में जो हाँ कहेंगे, तो फिर ये ख़ास तौर पर मैं 2-3 जो बुज़ुर्ग सहाफ़ी हैं हमारे, मैं इनकी बात करना चाहूँगा कि अताउर रहमान साहब और अताउल्लाह कासमी साहब और अरफान सदीकी साहब जो अब सेनेटर बन चुके हैं, और हमारे जो अताउल्लाह कासमी साहब हैं वो पहले सफ़ीर रहे, फिर PTV के चेयरमैन रहे हैं और तमाम तर अख्तियारात के मालिक रहे हैं। वो पूरा जो है सफ़ेद के मालिक थे, उनके केसेस भी चलते रहे। तो ये 3-4 लोग जिनका मैंने जिक्र किया है, ये सिर्फ इस वक्त उनके लिए कॉलम ही नहीं लिख रहे, बल्कि शरीफ फैमिली को जो है उनके ये मशावरती मामलात जो हैं उनमें भी शामिल हैं और उनको मशवरा भी देते हैं। और उनको ये मशवरा जिस तरह अताउर रहमान साहब ने कॉलम में दिया है कि आपने डटे रहना है, और ये इनके मशवरों की वजह से ही आज नवाज शरीफ जिस नौबत पर पहुंचे हैं उसमें मैं समझता हूँ कि इनके इस तरह के इंतहाब पसंदी के जो मशवरे हैं वो भी शामिल है। मशवरे ना को ला देने तो फिर देखा कम टूर पे। देखिए, ये पता है कि लोग कौन है, ये अताउर रहमान साहब, मैं आपको बताऊं कि ये असल में किसी दौर में जब पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी का जो नजरियाती इख्तिलाफ था, ये उसमें जो है ये पीपल्स पार्टी के खिलाफ जमात इस्लामी के बहुत बड़े जो है ये उनके दाई थे, मुजाहिद थे उनके। ये तो जब IGI बना तो ये सारे ट्रेवल करके फिर IGI के जरिए नून लीग में आ गए, और ये अब जमात इस्लामी के खिलाफ भी उसी तरह ही हैं जिस तरह PTI या हुकूमत पीपल्स पार्टी के खिलाफ। प्रोग्राम का चूंकि वक्त खत्म हो रहा है, तो आज द न्यूज़ में, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में और डॉन में जो कॉलम है वो इदारी है, वो ऑलमोस्ट एक से हैं, US बिल सीकिंग सैंक्शंस, और उसमें उन्होंने कहा कि जी ये दोहरी पॉलिसी है अमेरिका की, तो वो पाकिस्तान के ऊपर अब ज़रा पाबंदियाँ लगाने जा रहा है। और पाकिस्तान पे जो इल्ज़ामात हैं, पहले आप पाकिस्तान की कुर्बानियों को तो देखें ना कि पाकिस्तान ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, और कांग्रेस के बिल पे जो पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल है, ये सारी चीज़ों को इकट्ठा करके इस पर बात। कॉन्ट्रडिक्शन क्या है? एक तरफ अमेरिका ये कहता था कि जनाब हम पाकिस्तान के बगैर अफगान क्राइसिस को रिजॉल्व नहीं कर सकते, और पाकिस्तान ने वो सारी मुज़ाकरात की मेज सजाई, आपको पता है, और तमाम तर मामलात में फैसिलिटेट किया। वो खलीद साहब जो है वो उसका इतराफ़ करते थे। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जो अब आपको नाकामी हुई है हिंदुस्तान को और अमेरिका को अफगानिस्तान में, अब आप उसका मलबा पाकिस्तान पे डाल रहे हैं। अच्छा, मसला सैंक्शन लगाना नहीं है, कोई माली पाबंदी नहीं लगेगी, मसला यह है कि पाकिस्तान पे दबाव डालना है। और ये जो अमेरिका और चीन के दरमियान जो एक मुकाबलेबाजी शुरू हो रही है, उसके मुकाबले में पाकिस्तान को चीन से निकालकर अमेरिकन प्रेशर के अंदर उसमें लेके आना कैंप में। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि ये खुद एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। अमेरिकी कांग्रेस को अमेरिका का मातम करना चाहिए जिसने अरबों डॉलर यहां पे बर्बाद किए और नतीजा सिफर निकला। शफीक साहब, आज मैं जो जैसे जिक्र कर रहा हूं कि डॉन का, फिर क्या कहते हैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून का, द न्यूज़ का,
ये एक ही इदारिया है। ये जो इदारिये आपस में एक ही तरह के मिल जाते हैं, बाज़ औक़ात कालम भी, ये क्या है, जो लोग लिखने वाले होते हैं वो करंट अफेयर को जहाँ पे वो फील कर रहे होते हैं, फिर एक जिस माइंडसेट जिसे कहना चाहिए कि वो बन जाता है और फिर हम एक तरह की चीज़ की तरफ चले जाते हैं। उसमें देखिए न्यूज़ सेंस होती है, असल मसला न्यूज़ सेंस है। जिन्होंने मैं उर्दू अखबार किसी ने इसको उठाया कि बड़ा अच्छा उन्होंने उनके नज़दीक ये था कि अमेरिका ये बिल एक सेंक्शन किसी लगा रहा है, हमारे लिए लगा रहा है ना, उसको उन्होंने हाईलाइट किया है। और ये कोई ना आपस में मिलजुल कर नहीं करते, इत्तेफाक होता है, क्योंकि जो अच्छा न्यूज़ रीडर होता है आपकी तरह, वो अपना वो उसको न्यूज़ सेंस देखता है कि कौन सी खबर बड़ी है और कौन सी खबर जो उसको मुझे लेनी चाहिए, तो ये उस तरह उसको लेते हैं। फिर देखिए अमेरिका अगर सेंक्शन के लिए हम पे कर रहा है तो अमेरिका का कोई दोस्त नहीं है। फ्रांस की पीठ पे उसने झुरा घोपा और ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने अबदोजें दे दी, तो वो ना किसी अपना मुसलमान मुल्क का दोस्त है, वो सिर्फ अपना मफाद का दोस्त है। अपने मफाद के लिए वो किसी को भी कुछ नहीं कर सकता। मोदी इन अमेरिका टॉप 10 था, उस पे मैं प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इस पे जरा आप दो जुमले मुझे चाहिए आपके। देखिए जो नरेंद्र मोदी का अमेरिका का दौरा है और वहाँ पर जहाँ भी कई हमारे सहाफ़ी जो हजरात हैं और उनकी तरफ से भी इतराज़ात आए कि वहाँ हमारे वज़ीर आज़म ने यहाँ पर वर्चुअल ख़िताब क्यों किया, वो वहाँ क्यों नहीं गए, उनकी वहाँ मुलाकात क्यों नहीं। दरअसल मोदी का जो दौरा था अमेरिका का, वो जो नया अलायंस बना है 4 मुल्की, उसमें उसकी मीटिंग में शिरकत के लिए वो गए थे और अमेरिका भी उस अलायंस में शामिल था, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, इंडिया भी शामिल है, जापान भी शामिल है। इस अलायंस की वहाँ पर मीटिंग थी। तो इसका मकसद ये है, मतलब ये है कि वहाँ मीटिंग तो ज़ाहिर है अमरीकी सदर से तयशुदा थी, वो तो होनी थी, तो इसको अवेल किया मोदी ने, बिल्कुल, वरना अगर और कोई मसला नहीं था। और खाली झोली गए थे, खाली झोली वापस आ गए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। एक अच्छी खबर यह कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने माफ़ी मांग ली है और हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना, और उनका जी अगले साल टेस्ट भी खेलेंगे, वनडे भी खेलेंगे। देखते हैं वहाँ तब जब वक्त आएगा तो क्या करेंगे। जाते हुए एक बड़ी दिलचस्प खबर आपसे करूँ, स्वीडन के डेनमार्क के अंदर एक नुमाइश होनी थी और जो वहाँ की इंतज़ामिया थी उसने एक आर्टिस्ट को $84,000 दिए कि आपने हमें 2 पेंटिंग्स बना के देनी है। और वो जब पेंटिंग्स वहाँ लगाई गई इफ्तिताह पे तो वो खाली थी और उस पर लिखा था कि रकम लो और भागो। लगता है कि ये आर्टिस्ट भी कोई पाकिस्तान का सियासतदान है, नवाज शरीफ साहब से इसने बहुत सीखा है और उसने बड़ा अच्छा सीख लिया कि रकम लो और भागो और जाके कहीं और बैठ जाओ। लेकिन कब तक भागेंगे? मुकफ़ात अमल जो है वो यही है कि जिसने जो यहाँ पे बीज बोए उसे काटने पड़ते हैं। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी।